तो हम लोग ने जो पहला सेक्शन देखा उसमें हम लोगों ने इतिहास को जानने के सोर्स देखे कि इतिहास को किस तरह से हम जानते हैं, है ना, जिनमें हमने इतिहास को जानने के जो स्रोत थे उनको अलग अलग तरीके से देखा था। आज जो हमारा सेक्शन होगा वो हमारा राज्य व्यवस्था से, है ना। तो हम लोग कुछ राज्य व्यवस्था देखेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक देख रहे हैं, एक दो टॉपिक कि भाई कैसे क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ें, तो भारत की राज्य व्यवस्था, है ना। तो राज्य व्यवस्था हमारे सामने क्या है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। अब यार संविधान तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, है ना। तो ये थोड़ी समस्या है कि भाई संविधान पढ़ना है कि राज्य व्यवस्था पढ़नी है, कैसे टॉपिक कवर करने हैं। और राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कितना है, सिंपल सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है और क्वेश्चन भी अच्छे भरमार इसकी रहती है। नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला, नवरत्न एकेडमी के यूट्यूब चैनल और ऐप पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा राज्य व्यवस्था को लेके। राज्य व्यवस्था इसको लेके होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिटी। या पर हम कहेंगे भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, है ना। तो इसको डिस्कस करना है हमें कि कैसे, या फिर हम कहें भाई एक और भाषा में अगर हम इसको कह दें जो नॉर्मल भाषा होती है, स्टूडेंट के बीच में चर्चित है, वो भाषा है संविधान, है ना, संविधान। ये तो हमें ये डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। इसमें कुछ टॉपिक देखेंगे, उन टॉपिक के आधार पे हम देखने समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है राज्य व्यवस्था, क्या है संविधान, क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसे संविधान बना। एक ऐसा देश जहाँ राजे रजवाड़े थे, जहाँ पर इतनी डायनेस्टियाँ बनी, विदेशी आए, अपनी यहाँ पर सत्ता स्थापित की, उसके बाद हम कैसे हमारे यहाँ, कैसे हमारे देश में ये आ गया संविधान, यहाँ पर हम कहें कैसे लोकतंत्र आ गया। तो ये, हालांकि लोकतंत्र जनतंत्र की बात तो हमें वैदिक काल से ही मिलती है, लेकिन उसके बाद राजशाही हमारे सामने स्थापित हुई। तो राजशाही के बाद हमने देखा कि अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत में क्या होता है, संविधान का निर्माण शुरू होता है। तो संविधान है क्या, पहले बात तो ये, तो हम लोग डिस्कशन सामान्य तौर पे यहीं से करते हैं, संविधान से, है ना, ये। या फिर हम कहते हैं कि हम पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, है ना। तो वो, तो संविधान में हमें क्या देखना है, संविधान की पहले तो परिभाषा क्या होगी संविधान की, भैया पता तो हो जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, तब तो हम कर पाएंगे ना। जब पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो परिभाषा में क्या है, परिभाषा में हमारे सामने जो है, हमें ये देखना है कि भाई इसकी परिभाषा क्या है। तो हम कहेंगे संविधान को अगर हम तोड़ें, तो संविधान को तोड़ते हैं तो हमारे सामने दो शब्द निकल के आते हैं, एक तो सम और दूसरा विधान, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, संविधान। अगर हम सम का अर्थ देखें तो सम का अर्थ है समान, और विधान का अर्थ देखें तो विधान का अर्थ है कानून, है ना। तो सभी के लिए समान कानून वो होंगे, है ना, या सभी के लिए समान विधान, वो होता है संविधान, ठीक है। अगर हम और देखें कि भाई संविधान क्या होगा, तो हम समझते हैं कि संविधान में स्थिति क्या है ना, ये। तो एक और आधार पे अगर हम देखें तो हम इसको ये कह सकते कि किसी व्यक्ति परिवार या किसी व्यक्ति परिवार संस्था, यानी लगाएंगे अभी बीच में हम, किसी व्यक्ति परिवार संस्था राष्ट्र को चलाने के लिए बनाए गए
नियम या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो ये हो सकता है ना। तो एक परिभाषा तो हमारी ये हो गई कि संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान को हम क्या कहेंगे? एक परिभाषा के आधार पर सभी के लिए समान विधान या समान कानून जो होंगे वो संविधान होगा। दूसरी परिभाषा ये, किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, राष्ट्र को चलाने के लिए बनाए गए नियम या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। हम ये कह सकते हैं। ठीक है, संग्रह संविधान, यहां पर जो वर्ड आएगा वो ये है, संविधान कहलाता है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये अब देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्कस, हम पॉलिटी देख रहे हैं, संविधान देख रहे हैं। तो संविधान में हमने पहले परिभाषा कि संविधान क्या है। ठीक है, इसके बाद परिभाषा के बाद आगे बढ़ेंगे ना, पहले में समझ तो आ जाएगी भाई संविधान ये होता है, तब तो हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वही, तो संविधान क्या होगा? संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समान विधान बनाता है। और संविधान क्या है? किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, राष्ट्र को चलाने के लिए बनाए गए नियम या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। ये होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा संविधान को समझने के लिए। थोड़ा इतिहास में जाएंगे, इतिहास के बाद उसको क्या है आगे बढ़ाएंगे कि भाई कैसे क्या होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा कि भारत में संविधान की बात आई, है ना, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर हम देखें तो ये मुगल काल, ये मुगल सत्ता। ठीक है, अगर हम देखें तो ये मुगल सत्ता, ये अगर हम देखें तो मुगल काल कहाँ स्थापित था? भारत में, है ना। तो अगर हम मुगल सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करें और देखते हैं कि कहाँ कहाँ मुगल था, तो इतना सा एरिया छोड़ दो, ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये पूरा, ये पूरा, ये यहां पर क्या था? मुगल सत्ता स्थापित थी। तो ये मुगल डायनेस्टी यहां पर थी, मुगल सत्ता। अब इसमें राज्य में बटे हुए थे, ये मुगल सत्ता जो थी वो राज्यों में बटी हुई थी। तो हम देखते हैं, पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर एक राज्य था बहुत बड़ा, यहाँ पर, जिसको आज हम अलग अलग राज्यों के नाम से जानते हैं। तो इसको उस समय कहा जाता था बंगाल। आज तो बहुत बड़ा टूट फूट गया ये, लेकिन उस समय क्या था? बंगाल, इसको हम जानते थे। इसको हम कहेंगे बंगाल। ठीक है, तो ये था। इस समय के बंगाल में क्या क्या शामिल था अगर हम देखें तो इस समय के बंगाल में बिहार का एरिया, ओडिशा का एरिया, आज का बांग्लादेश, और आज का पश्चिम बंगाल, ये शामिल था। और मुगलों के शासनकाल में जो बिहार था, मुगलों के शासनकाल में बिहार क्या नाम बंगाल जो था, बंगाल में एक नवाब की नियुक्ति होती थी, बंगाल में नियुक्ति होती थी नवाब की। तो मुगल सत्ता में बंगाल में एक नियुक्त करते थे जो अधिकारी, उन अधिकारी को हम क्या कहेंगे? नवाब। क्या कहेंगे? नवाब।
ये नवाब होते थे, नवाब। अब देखो बंगाल में क्या हुआ, मुगलों ने नवाब नियुक्त किया। अब नवाबों में अगर हम देखें तो मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां और इसके उत्तराधिकारी नवाबों ने बंगाल को बना दिया सक्षम। बंगाल को क्या बना दिया, सक्षम। बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया जो बंगाल पूरे भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सकता था, या बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया जो धन में संपन्न था। क्या था, इनके संरक्षण में या बंगाल के नवाबों के संरक्षण में बंगाल क्या बन गया, एक संपन्न राज्य बन गया। तो इन लोगों ने क्या किया, मुर्शीद कुली खां एवं इनके उत्तराधिकारियों ने इनके उत्तराधिकारियों ने कार्यों के शासन काल में बंगाल एक संपन्न राज्य बन गया। क्या बन गया, संपन्न राज्य बन गया बंगाल। ठीक है, ये स्थिति, ठीक, क्या बन गया, संपन्न राज्य बन गया। अब देखो यह बंगाल का नवाब बना 1756 के आसपास सिराज उद दौला। कौन बना, सिराज उद दौला। तो बंगाल जो है, यहां मैप बना लेते हैं क्योंकि मैप से ना क्लियर होता है। थोड़ा मैप अगर ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैप यहाँ से यहाँ बना दिया, ये तो बंगाल है ही नहीं, इतना नहीं, बस समझना है हमें। ठीक है, तो बंगाल का नवाब बना 1756 के आसपास सिराज उद दौला। ये क्या बना, बंगाल का नवाब बना। अब देखो सिराज उद दौला जब बंगाल का नवाब बना तब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूती स्थापित कर रही थी अपनी, यानी मजबूती ये दिखा रही थी कि भाई हम क्या है कि अपना शासन तो नहीं चलाएंगे, व्यापार करेंगे। अब देखो बंगाल में कंपनी थी, क्योंकि बंगाल का व्यापार होता था, ये बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ इंडोनेशिया, जावा, मलाया से जो माल आता था बंगाल, और बंगाल के माध्यम से चला गया कहाँ पे, अन्य राष्ट्रों में। तो बंगाल धीरे धीरे क्या बन गया, एक संपन्न राज्य बन गया। अब देखो सिराज उद दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो सिराज और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ये। अब देखो इनके बीच में विवाद का कारण था क्या, सिराज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद का कारण क्या था, है ना ये। तो विवाद का कारण क्या था, ये भाई, तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, तभी तो अधिकार करेगी बंगाल पर। अधिकार करने के बाद क्या है, फिर नियम बनाए जाएंगे। जब नियम बनेंगे तो फिर क्या होगा, भारत में संवैधानिक विकास होगा। ठीक है, तो विवाद के कारण क्या थे, अगर हम देखें तो विवाद के कारणों में अगर हम देखें, नंबर 1, तो जब सिराज नवाब बना तो कंपनी ने उपहार वगैरह नहीं दिए। किसको नहीं दिए, नवाब को। भाई आप जिस जिले में व्यापार कर रहे हो, राज्य में व्यापार कर रहे हो, वहां का अगर कोई नया व्यक्ति सत्ता में आता है तो उसको बधाई देनी चाहिए, नहीं दोगे तो उसकी नजरों पे चढ़ोगे। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने नहीं दिए। दूसरा, नवाब के जो विरोधी थे, नवाब के विरोधियों को कंपनी द्वारा संरक्षण
देना। ये अब नवाब के विरोधी कौन थे? तो देखो मीर जाफर। मीर जाफर क्या था? विरोधी था। नवाब की मौसी घसीटी बेगम, ये भी नवाब की विरोधी थी। ठीक है, इसके बाद एक और व्यक्ति था जो विरोधी था, वो कौन थे? या फिर कुछ थे सेठ, जिनको हम कहेंगे जगत सेठ। ये क्या थे? विरोधी थे। किसके? नवाब के। और कंपनी इनको क्या दे रही थी? सह दे रही थी, या फिर कंपनी इनको क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी नवाब के विरुद्ध। अब देखो अगला तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी करना। फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी। किलेबंदी कंपनी द्वारा की जा रही थी। जिसका विरोध किसने किया? नवाब ने। नवाब का कहना यह था कि भैया आप फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जब आपकी सुरक्षा करेंगे तो आपको तो आवश्यकता है ही नहीं। किसकी आवश्यकता नहीं है? आपको आवश्यकता इसकी नहीं है कि आपको किलेबंदी नहीं करनी है। आप किलेबंदी करोगे और नवाब मैं हूं, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब मेरी है तो आपको किससे खतरा है? लेकिन कंपनी मानी नहीं, वो करती रही लगातार। चौथा, एक बाजार था कासिम बाजार। कासिम बाजार, कासिम बाजार के निरीक्षण का आदेश दिया नवाब ने। आदेश दिया नवाब ने, किंतु कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति नहीं दी, यानी कासिम बाजार में घुसने ही नहीं दिया। ठीक है, ये अब देखो नवाब तो चिंतित हो ही जाएगा फिर, क्योंकि भाई हम बाजार का निरीक्षण करने आए, नवाब है, आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो, तो दिक्कत है ना। इसके बाद एक और जो रीजन था, जो पांचवा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, पांचवा रीजन ये है कि एक यहां पर व्यवस्था चल रही थी। फर्रुखसियन ने दिया था इनको दस्तक। ये एक फ्री पास था, फ्री पास कि कंपनी का माल आया तो निकल गया, सीधा कहां चला गया? कंपनी के पास चला गया। तो ये फ्री पास था। ये फ्री पास किसने दिया था? फर्रुखसियन ने कंपनी को। और कंपनी दस्तक या फ्री पास का दुरुपयोग कर रही थी, दुरुपयोग। तो इसको लेकर ही विवाद हुआ। आगे चल के मीर कासिम क्या करता है? व्यापार सबके लिए खुला छोड़ देता है, तो दस्तक क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। इन सब कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में विवाद बने। पहला क्या था? जब सिराज बंगाल का नवाब बना तो बंगाल के नवाब को कंपनी ने उपहार वगैरह नहीं दिए, उसको सम्मान नहीं दिया, इससे वो रुष्ट था। दूसरा, साथ ही साथ कंपनी नवाब के विरोधियों के लिए क्या कर रही थी? नवाब के विरोधियों के लिए कंपनी क्या कर रही थी? लगातार उनका संरक्षण दे रही थी। इससे भी नवाब क्या था? रुष्ट था। अगला पॉइंट, फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी जबकि नवाब ने मना किया, फिर भी लगातार जारी थी। कासिम बाजार का निरीक्षण नहीं करने दिया, और दस्तक जो फ्री पास था उसका दुरुपयोग हुआ। अंत में यह हुआ कि जून 1756 में एक घटना हो गई। नवाब ने हमला कर दिया कलकत्ता किले पर, हमला किया और वहां से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और लोगों को गिरफ्तार किया तो इन सब को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर इन सबको एक कमरे में कैद कर दिया। और जब अगले दिन कमरा खोला गया तो उसमें कुछ ही व्यक्ति जिंदा बचे, जिनमें से जो जिंदा बचा उसका एक व्यक्ति था हॉलवेल।
बैल, ये था। ठीक है, अब इसी घटना को कहा गया काल कोठरी की घटना, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इतिहास में इसी को कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं, काल कोठरी की घटना, ये नाम देते हैं। ठीक है, ये नाम था इसका। अब इसके बाद तो दिक्कत हो गई स्वराज को। रॉबर्ट क्लाइव आया और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को नाम दिया गया प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन था, थोड़ा समझना है ना स्थिति को, क्या हुई है ना, तब थोड़ा ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब। अब बंगाल के नवाब के साथ जो लोग थे, इन लोगों में दो इस और थे, एक था मीर मदान और मोहन सिंह। मोहन सिंह ये था, ठीक है, और इसके साथ थे मीर जाफर, ये सेनापति था। कहा जाता है कि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, कहा गया था, सिद्धि भी है कि ये मिला हुआ था अंग्रेजों से। ठीक है, अब जैसे युद्ध हुआ, और ये युद्ध कहां पर हुआ, प्लासी का ये युद्ध हुआ ये युद्ध हुआ बंगाल के नदिया जिले में, और यहां पर पलास के पेड़ होते थे, इसलिए इस मैदान को कहा गया पलासी का मैदान, या फिर यहां पर युद्ध हुआ तो इसको कहा गया पलासी का युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, अब जब मीर जाफर मिला होगा अंग्रेजों से तो युद्ध करेगा क्या, नहीं करेगा। मीर जाफर ये अंग्रेजों से मिला था, अंग्रेजों से मिला था मीर जाफर। अब देखो, मीर जाफर जैसे युद्ध शुरू हुआ, ये युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर ना बिना एक भी गोला चलाए बगैर या बिना भी युद्ध किए बगैर भाग गया। नवाब ने देखा तो नवाब की सेना गई, तितर बितर हो चुकी थी, नवाब भागा किले की तरफ, नवाब को पकड़ लिया गया और कहा गया कि नवाब को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेजों ने जीत लिया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव ये था। ठीक है, और यहां पर सेनापति कौन था, नवाब तो बंगाल का सिराजुद्दौला था और मीर जाफर क्या था, सेनापति था। इसमें कौन हारा, निष्कर्ष क्या निकला इस युद्ध का, अब निष्कर्ष समझो। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि नवाब हार गया, नवाब हार गया और बंगाल का नवाब बना कौन, मीर जाफर। मीर जाफर वो कंपनी बंगाल का नवाब बनाती है।
अब मीर जाफर जब नवाब बनता है तो मीर जाफर वही काम करता है जो कंपनी उससे करने को कहेगी। ठीक है, कहा जाता है कि अंत तक मीर जाफर वही करता रहा जो कंपनी ने कहा, और कंपनी की बात मानते मानते मीर जाफर क्या हो गया, बर्बाद हो गया। मीर जाफर क्या हो गया, बर्बाद हो गया कंपनी की बात मानते मानते। तो क्या किया इसने, मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी। गद्दी त्याग दी। अब मीर कासिम क्या बनता है, नवाब। कहाँ का, बंगाल का। तो मीर जाफर बंगाल को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए पहले राजधानी चेंज करता है। राजधानी चेंज करता है, कहाँ करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। सेना बनाता है, गुलगन खान नामक आर्मीनियाई के नेतृत्व में एक सेना तैयार करता है, ये सब करता है। लेकिन अंग्रेज तो देख रहे थे, तो अंग्रेजों से मीर जाफर का युद्ध हुआ 1764 में। देखो हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में डिस्कशन व्यापक होता है, अभी हमें पॉलिटी में थोड़ा माहौल बनाना है तो वही कर रहे हैं। तो एक 1764 में युद्ध हुआ, इसको कहा गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब देखो बक्सर के युद्ध को समझो थोड़ा सा। जो बक्सर का युद्ध है, ये कब हुआ, 1764 में ये हुआ, 1764 में। अब देखो 1764 में बक्सर के युद्ध में एक जो दल था, यानी इनके साथ कौन कौन थे, एक तरफ कौन था, बंगाल का नवाब, एक तो ये था बंगाल का नवाब, कौन था, मीर कासिम। मीर कासिम। एक और कौन था बक्सर के युद्ध में, एक साइड बंगाल का नवाब, अवध का नवाब। अवध का नवाब ये था। अवध का नवाब कौन था, शुजा उद दौला, ये था, ठीक है। तीसरा मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह में देखो, मुगल बादशाह में कौन था, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह था। अब देखो ये तीन एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। अब सोचो ये तीन एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, ठीक है, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ये सेनापति था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो ये है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन, हेक्टर मुनरो ये। अब देखो ये कहा जाता है कि अवध का नवाब और मुगल बादशाह मिले हुए थे अंग्रेजों के साथ। तो बक्सर का युद्ध कौन जीता, निर्णय क्या निकला, बक्सर के युद्ध का निर्णय जो निकला वो निर्णय ये निकला बक्सर के युद्ध का कि जीता कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, युद्ध जीत गई। सॉरी, युद्ध जीती। अब जीतने के बाद देखना 1757 में तो उसको क्या मिला था, बंगाल, ठीक है। अब 1764 में क्या हो गया, क्षेत्र बढ़ गया, बंगाल मिल गया, अब बिहार क्या नाम वही अवध वाला एरिया मिल गया, और मुगल शासक दिल्ली का ये भी हार गया। तो यानी सत्ता ही हार गई,
तो इनके पास क्या हो गया, अधिकार बढ़ गया। तो कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध तो मात्र एक झड़प थी, या फिर प्लासी के युद्ध में क्या किया, लोगों ने नवाब को बेच दिया कंपनी के हाथों, जबकि बक्सर का युद्ध उनकी वास्तविक स्थापित्य या स्थायित्व करने के लिए क्या थी, काफी थी। तो बक्सर से वो लोग क्या हो गए, फैले। अब देखना समझना, तो बक्सर कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां स्थापित हो गई। 1765 से 1772 तक भारत में या बंगाल में इन्होंने लागू किया द्वैध शासन। बंगाल में क्या किया, द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन, द्वैध शासन है ना, इसका जनक किसे माना जाता है, लियोकार्टिस को। जनक लियो कार्टिस, ठीक है। द्वैध शासन में क्या होता था, मुगल काल में द्वैध शासन में दो अधिकार होते थे, या दो प्रकार के अधिकारी होते थे, एक तो दीवानी और एक निजामत। निजामत, ये ठीक है। अब देखो समझना, दीवानी जो था उसका काम था कलेक्शन करना, कलेक्शन करना, और निजामत का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अंग्रेजों ने क्या किया, मुगल जो सत्ता थी उससे ये दोनों अधिकार खरीद लिए। जब ये दोनों अधिकार खरीद लिए अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन, इस पर कंट्रोल कर लिया, और टैक्स कलेक्शन को क्या कर दिया, पुलिस वालों के मतलब अपनी सुरक्षा के हाथों क्या कर लिया, उसको कलेक्शन करना शुरू कर दिया। और इस 1765 से 1772 के बीच में बंगाल को क्या कर लिया गया, जो बंगाल था बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये 1765 से 1772 तक का जो समय था, इसमें बंगाल बन गया, क्या बन गया, बंगाल बन गया कंगाल, ठीक है। इसमें बंगाल जो निर्यातित अर्थव्यवस्था थी, निर्यातित थी था बंगाल पहले, अब क्या बन गया, आयातित। अब क्या बन गया, आयातित बन गया बंगाल, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अब देखो इतना लूटा इतना लूटा इतना लूटा इन लोगों ने बंगाल को कि इनके पास धन भरमार हो गया, लेकिन ये जो लूटा गया ना, ये पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार घाटे में चली गई। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी लगातार धनवान होते चले गए। होते चले गए, कारण क्या था, कंपनी के कर्मचारियों का धनवान होने का, उपहार, उपहार लिए। उपहार में क्या मिला, सोना, चांदी, है ना, अमूल्य वस्तुएं, ये सब मिली, ठीक है। और कंपनी क्या हो गई, लगातार घाटे में चली, क्योंकि जो व्यापार ये लोग कर रहे थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं कर रही थी,
अब कंपनी के कर्मचारी व्यापार कर रहे थे, तो कंपनी के कर्मचारी दो प्रकार से धनवान हो गए। पहला तो उपहार लिया, दूसरा अवैध व्यापार किया। जो ऑर्डर मिलता था वो खुद पूरा करते थे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा करवाते थे। इसलिए कंपनी लगातार क्या हो गई, घाटे में चली गई। अब कंपनी घाटे में गई तो कंपनी ने डिमांड की कहाँ पर, अपनी सरकार में। सरकार कहाँ, संसद में, कि हमें क्या चाहिए, लोन। लोन चाहिए। किसने मांगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों मांगा, अपने आप को चलाने के लिए। तो वहाँ पर ये बात उठी कि कंपनी के जो कर्मचारी है वो तो इतना धन कमा रहे हैं कि ब्रिटेन में आके लग्जरी जीवन जी रहे हैं, और तुम कह रहे लोन चाहिए। तो बाद में एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी को कहा गया गुप्त समिति, ये जांच करने के लिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। तो इसने 1772 में रिपोर्ट सौंपी। ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1773 में एक एक्ट पारित हुआ जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट, ये कहा गया। तो ये पारित हुआ और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय संविधान के विकास की। यहीं से शुरुआत किसकी होती है, भारतीय संविधान के विकास की। ठीक है। ये तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इसके बाद हम देखते हैं 1781 में एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 में एक्ट आया जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट कहते। इसके बाद देखो तो 1813 में आया चार्टर एक्ट। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1833 में आया चार्टर एक्ट। 1853 में आया चार्टर एक्ट। 1857 में क्रांति हो गई तो 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम, ये आया। 1861 में आया भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है। इसके बाद 92 में भी आया। तो हम मेन चीजें देखेंगे। 1909 में आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, 10 साल बाद इसके जांच के लिए एक आयोग का गठन होना था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव था तो 1927 में ही एक आयोग भेज दिया गया जिसको कहा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आना 10 साल बाद था, लेकिन चुनाव के चक्कर में क्या हो गया, जल्दी आ गया। इसके बाद देखो इसमें क्या हुआ, इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें ब्रिटेन में हुई गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उस रिपोर्ट पर बनाया गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये, और इसी का लगभग 70% हिस्सा भारतीय संविधान पर प्रभाव है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन ये आया। 1946 में कैबिनेट मिशन ये आया। तो मोटा मोटा ये अनुमान, और यहां से क्या हो गया, कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, फिर कैबिनेट मिशन ने ही भारत में क्या किया, संविधान सभा बनाने की बात कर दी। बात तो हो गई थी क्रिप्स मिशन में, लेकिन भारतीयों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इनकी बात मानना भी स्वीकार नहीं थी, यानी बात एक्सेप्ट ही नहीं किया, विरोध कर दिया, तो कैसे बात मानेंगे। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये है भारतीय संविधान के विकास। तो ये हमारे सामने भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब। ठीक
ठीक है, ये सब समझने के बाद हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और संविधान को पढ़ने के लिए, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए इतना जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ही हम जान सकते हैं। हम सीधा संविधान सभा से शुरू नहीं कर सकते, पहले समझ तो लें भैया क्या है ना। तो ये है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे इन सब अधिनियम को पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ, भारत का संवैधानिक जो विकास हुआ, इस संवैधानिक विकास को हम लोग कहां से देखेंगे, शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके कहां तक जाएंगे, 1946 के कैबिनेट मिशन तक जाएंगे एक एक करके। इसके बाद पर हमारा टॉपिक आएगा संविधान सभा, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में हमारा क्या है, 1773 से हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारा सिलेबस वगैरह था, क्या ही चलना है क्या है, और संवैधानिक विकास क्या था, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अगली क्लास में, और देखते हैं कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या प्रोविजन थे, कैसे बना ये सब, ठीक है।